जब हम किसी से प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो गैर पढ़े लिखे लोग राम राम कहते हैं। ऐसा प्राचीन परंपरा के अनुसार है। और पहले लोग आपस में जब मिलते थे तो नमस्ते की जगह राम राम कहते थे। तो यह राम का नाम 2 बार लेने से कैसे अभिवादन बन जाता है, इस संबंध में ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम आपसे बात करते हैं। जो हिंदी वर्णमाला है उसका 27वां अक्षर रा है और उसमें बड़ा आ मिला है। बड़ा आ जो है हिंदी वर्णमाला का दूसरा अक्षर है, यानी 27वां रा है और बड़ा आ मिला है वो दूसरा है, 27 और 2। और माँ जो है वह हिंदी वर्णमाला का 25वां अक्षर है। तो इस प्रकार से इनका जब हम योग करते हैं तो 27 + 2 + 25 बनता है। इस प्रकार इनका योग 54 हो जाता है। और यह देखा जाता है कि एक बार राम कहने से 54 की संख्या होती है, आती है। तो यदि हम इसको डबल कर दें, 2 बार कर दें, तो 54 और 54 108 बनते हैं, जो बहुत ही पवित्र और शुभ संख्या मानी गई है। तो इस प्रकार से राम राम कहने से 108 की गिनती हो जाती है। जब कोई माला जाप के लिए किसी को दिया जाता है तो उसमें 108 मनके होते हैं। 108 गोपियाँ भी थीं। तो 108 की जो पवित्र संख्या है उसको मुंह से कहने के लिए हम राम राम शब्द कहते हैं। और एक व्यक्ति जब राम राम कहता है तो दूसरा अभिवादन जिसको किया जाता है वह भी राम राम कहता है। तो इस प्रकार से राम शब्द को 2 बार कहने से 2 लाभ होते हैं। एक तो अभिवादन या नमस्ते भी हो जाता है, परिचय प्रारंभ हो जाता है, और दूसरा जो है 108 की गिनती परिपूर्ण हो जाती है। इसीलिए राम राम कहने का प्रचलन मिलते समय अभिवादन के रूप में किया जाता था और अब भी किया जाता है। दूसरी बात जो है, सर पर चोटी रखते हैं हिंदू लोग, तो इसका भी अपना एक महत्व है। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए बर्मा, सिंगापुर, मलाया हमारे देश के सैनिक गए थे। पढ़े लिखे पहले प्रायः ब्राह्मण ही हुआ करते थे। तो उनको सेना में जब लिया गया तो वे घर से तो बाहर रहते थे, लेकिन अपने धर्म का विधिवत पालन यथासंभव बाहर रहकर भी करते रहते थे। जापानी सैनिक और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध चल रहा था। जापानी सैनिक अंग्रेज़ों की गतिविधियां जानने के लिए गुप्तचर भी उनके पीछे छोड़े हुए थे। अब जब अंग्रेज़ों की ओर से ये हिंदुस्तानी ब्राह्मण वहाँ गए युद्ध में लड़ने के लिए, तो इन्हें जब पेशाब लगती थी तो झाड़ियों की ओट में ये जाकर बैठ करके पेशाब करते थे। और पेशाब करने से पहले अपने कान पर जनेऊ चढ़ा लेते थे।
जापानियों ने जो गुप्तचर लगाए गए थे जापानियों के, उन्होंने जब देखा कि ये सैनिक जो है झाड़ियों के पीछे कोई गुप्त वार्ता के लिए जा रहा है, ऐसा उन्होंने सोचा। और उन्होंने जब कान पर जनेऊ चढ़ाते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि यह कोई मशीन है जो कान में इससे कुछ ऐसी बातें इसको जानकारी हो जाएंगी, कोई गुप्तचर के रूप में यह कोई मशीन है जिसका उपयोग करके युद्ध जीतने की जो है कला सीख रहा है, या ऐसा कुछ है कि हम लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगी। तो वे इससे जापानी सैनिक डर गए। उन्होंने सोचा कि सर पर जो है 1 फीट लंबी जो चोटी है उसको उन्होंने कहा ये एरियल है, इससे सिग्नल पकड़ते होंगे। और ये कान को पुली बता दिया, पुली है। और जो जनेऊ चढ़ाया है उसको कहा पट्टा है, पुली है, पट्टा है और एरियल है। और झाड़ियों के पीछे जाके ऐसी बात करते हैं तो ज़रूर कोई इसमें रहस्य होगा। और जापानी उस क्षेत्र को छोड़ करके डर के मारे भाग गए कि इनको कोई विशेष जो है ज्ञान प्राप्त है और इन्होंने गुप्त बातें किसी से की हैं, योजना बन चुकी है। तो इस प्रकार से उन्होंने समझा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण लोग जनेऊ धारण करते हैं और लघु शंका के समय कान पर जनेऊ चढ़ा लेते हैं, ये सामान्य बात है। अगली बात है कि नाक जो होती है, हमारी नासिका जो होती है, इसमें 2 छेद होते हैं। जब हमारा मुंह एक है तो नाक भी तो एक ही हो सकती थी, इसमें 2 छेद बनाने की क्या ज़रूरत थी प्रकृति को। तो इसके पीछे भी एक रहस्य है, क्योंकि सांस को खींचना, अंदर डालना और वहाँ से दूषित वायु को बाहर निकालना बिना रुके, जब से हम पैदा हुए हैं धरती पर तब से लेकर के जब तक मृत्यु को नहीं प्राप्त हो जाएंगे तब तक यह प्रक्रिया हमारे शरीर में चलती रहेगी। तो लगातार प्रक्रिया चलती रहे तो इसके लिए 2 छेद बनाए गए हैं। 2 छिद्र इसलिए बनाए गए हैं कि यदि एक होता तो वह थोड़ा सा बड़ा होता, जिसके कारण बाहर की जब हम वायु अंदर खींचते तो उसके साथ मच्छर, मक्खी और कीड़े मकोड़े या अनेक विषैले पदार्थ या कुछ भी हमारी नाक से होता हुआ हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता और हमें संक्रमण हो जाता। 2 छेद बनाए गए हैं तो इसलिए छोटा हो गया है और उसमें अंदर बाल भी बने हैं, बाल भी लगे हुए हैं, जिसके कारण जो भी अंदर जाएगा वो छन करके जाएगा। यानी कोई मच्छर अगर नाक में आपकी घुस जाता है तो वह अंदर नहीं जा पाएगा, बालों में ही अटक करके रह जाएगा। और इसके अतिरिक्त इसमें एक चिपचिपा पदार्थ भी हर समय निकला करता है, तो जो इसलिए होता है कि कोई बाहर का धूल का कण या कोई तिनका छोटा यदि हमारी नाक में जाएगा तो वह फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा, वह बालों में अटक जाएगा। और अगर छोटा हुआ तो नाक में जो अंदर चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ है इसमें चिपक जाएगा और उसे हम बाहर निकाल देंगे। और इसके अतिरिक्त इसका एक यह भी प्रयोजन है कि जब हमारे 2 नाक के छिद्र होते हैं तो एक समय एक प्रधान होता है, दूसरा गौड़ होता है। प्रधान का मतलब है एक से ही हम सांस ज़्यादा मात्रा में निकालते हैं, दूसरा केवल सहायता के लिए होता है, दूसरा वह केवल बहुत थोड़ा काम करता है, यानी वह आराम की मुद्रा में होता है। एक मेन होता है वह पूरा काम करता है। लेकिन हम जब सो जाते हैं, रात में सोते हैं, सो करके उठते हैं तो ये पाली बदल लेते हैं, यानी जो आराम कर रहा था दिन में वह सक्रिय हो जाता है और दूसरा विश्राम करने लगता है। तो इस प्रकार से आपस में तालमेल बनाकर हमारे नाक के दोनों छिद्र आपस में ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे हमारे फेफड़ों तक हर समय वायु ताजी पहुंच सके और कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। इसके अतिरिक्त नाक जो होती है हमारी,
वह 5000 से भी अधिक गंधों को सूंघ सकती है। और हम जिस वातावरण में रहते हैं उस गंध को वह अपनी मान लेती है, जिसके कारण वह गंध नाक हमें उसकी सूचना देती ही नहीं है। हम चाहे जितने दुर्गंधपूर्ण वातावरण में रहें तो थोड़ी देर के लिए हमें लगता है यहाँ तो बड़ी दुर्गंध है, और लेकिन जब 2-4 दिन हम रह लेते हैं उस वातावरण में तो नाक उस दुर्गंध को हमारे मस्तिष्क को बताना नहीं चाहती है, क्योंकि हम हर समय उसमें रहते हैं, उसमें क्या बताना। लेकिन जब कोई नई गंध आती है तो तुरंत हमको खबर देती है कि यह ऐसी गंध है। इसे ही नाक का अनुकूलन कहा जाता है। तो इन बातों को हमने जाना। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।